Hello and welcome everyone. So I hope you are doing good. तो आज हम इंटरनल सिक्योरिटी के हमने मेजर टॉपिक्स तो अप्रॉक्सीमेटली कर लिए हैं सारे. लास्ट के एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं और कुछ और भी टॉपिक पेरिफेरल टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं जानबूझ करके अभी इंटरनल सिक्योरिटी के स्केड्यूल में मैंने नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल देखोगे तो उसमें लास्ट में कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं. 8 क्लासेस मैंने उसके लिए रखी हैं जिसमें मैं सारे थीम्स के कुछ कुछ अगर इम्पोर्टेंट और वीडियोज़ या और टॉपिक्स रह गए होंगे तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे. तो इसी वजह से है. तो अभी आई गेस 2 टॉपिक हम इंटरनल सिक्योरिटी का और करेंगे इंक्लूडिंग दिस. एक तो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज हम करेंगे और एक और टॉपिक हम बॉर्डर मैनेजमेंट का करेंगे. आई गेस शेड्यूल में यही दोनों टॉपिक्स अभी और हैं तो ये करेंगे. और बाकी तो हमने बात करा हुआ है कि हम अगर इंक्लूजन और करना होगा तो हमने स्कोप रखा हुआ है, तो हम 2-4 वीडियोस और इंक्लूड करेंगे सो दैट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो. कुछ वीडियोस इस पे भी मैं करूँगा कि कैसे जैसे कि कुछ लोगों में का डाउट था कि सर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हर टॉपिक में, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, बट हम बॉडी की डिटेल में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कि हम बॉडी के टेम्पलेट्स क्यों नहीं देख रहे हैं, इंट्रो और कंक्लूजन कहीं देख रहे हैं. तो भाई देखो एक बात समझो, दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेरी. ये कोई क्वेरी ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा. बॉडी तो भाई डिपेंड करता है ना कि टॉपिक क्या आया है एग्जाम में. अगर मैं बॉडी के हिसाब से फिर से आपको कंटेंट बनाना शुरू करा दूं कि ये पैराग्राफ पढ़ लो वो पैराग्राफ पढ़ लो, फिर तो वही बात हो गई ना कि मतलब मैं आपको गेस वर्क दे रहा हूँ. मेरा काम है आपको ये सिखाना, कोई भी बॉडी आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप उस पर अपना बॉडी फ्रेम कर सकते हो. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के टेम्पलेट्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेंगे कैसा भी टॉपिक आ जाए. इसलिए हम अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स देखते हैं अलग अलग तरीके के टॉपिक्स के लिए जो पॉसिबल हैं, और उसमें टेम्पलेट आप फिक्स कर देते हो. बट बॉडी तो डिपेंड्स अपॉन योर एग्जैक्ट टॉपिक कि वो किस चीज़ पे आ रहा है. जहाँ तक बात अगर है कि कुछ अगर आपको वैसे भी देखना है तो अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस करते समय आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब आप लिखना शुरू करोगे रेगुलर देन यू विल रियलाइज कि फाइन बॉडी का टेम्पलेट नहीं हो सकता है कुछ भी आपके आंसर का. आपके आंसर में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का टेम्पलेट है, बॉडी तो एग्जैक्ट डिमांड है ऑफ द टॉपिक. और मेरा जो प्रिपरेशन कराने का आपका तरीका है उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं सो दैट कैसा भी टॉपिक आए उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आप फ्रेम कर लोगे. एंड आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि एक बार हम जब ये बेसिक टॉपिक्स कवर कर लेंगे ना, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे आप सब हेडिंग्स को यूज़ करेंगे, कैसे आप उसमें हेडिंग्स डालेंगे, कैसे आप कोई टाइटल डालेंगे, किस तरीके से आप अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रेक करेंगे. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, बट सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगे, है ना. अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं, अभी इट्स बिन ओनली 8-9 क्लासेस, तो आपको थोड़ा समझना होगा कि पहले हम धीरे धीरे बेसिक शुरू कर रहे हैं. हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ नहीं है, तो ये ध्यान में रखते हुए ग्रेजुअली ही आप लर्निंग कर सकते हो. ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ इंडिया. अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक. सबसे पहले क्या है कि ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके मैंडेट, आर्म्ड फोर्सेस, इन सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे. और दूसरा क्या होता है ना कि इस टॉपिक में वैल्यू एडिशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा स्टैटिक जैसा हो जाता है. एक तो ये इसका इंपॉर्टेंस का राज है कि थोड़ा वैल्यू एडिशन मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंटेंट कम मिलता है. दूसरा क्या है इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का एस्पेक्ट, क्योंकि इसके डायमेंशंस बहुत हैं इसमें. कैसे डायमेंशंस बहुत हैं समझो. इसके डायमेंशंस ये हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, किस तरीके से वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं. व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसी चैलेंजेस फेस हो रही हैं. व्हाट आर द थ्रेट्स जो कि नए इमर्ज हो रहे हैं. व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स जो ये फेस करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह. व्हाट आर द वे अहेड, इनको किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए. सिक्योरिटी एजेंसीज पे ये सारे डायमेंशंस कहीं ना कहीं कवर्ड हैं.
सिक्योरिटी एजेंसीज में ये सारे डायमेंशंस, तो देयर आर हाई चांसेस कि इन डायमेंशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा पिक्यूलियर हो जाता है, इसलिए अगर आप इसका नोट्स भी देखोगे तो दैट इज थोड़ा बड़ा 14 पेज का नोट्स है आई गेस, ऑल्दो बहुत स्पेसिंग मैं देता हूँ उसमें, सो दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ते हैं या डिजिटली नोट्स बनाते हैं उसी नोट्स पे, तो उनको कुछ साइड में जॉट डाउन करना पड़े, इस वजह से उसमें स्पेस दिया रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके डायमेंशंस इतने ज़्यादा हैं दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी कवर दिस इन अ बिट मोर डिटेल। तो बात यह है कि इंट्रोडक्शन क्या है इस टॉपिक का, ये तो बेसिक चीज़ मैंने बस फॉर द सेक ऑफ इट दिया है, आपके आंसर लिखने से इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं भी अगर आपको बेसिक बताने का मन कर जाए तो आप ये कह देंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। एजेंसीज बहुत सारी हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, और ये सारे साथ में काम करते हैं सो दैट कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहे। इन एजेंसीज के बहुत सारे टास्क हैं, बहुत डाइवर्स टास्क हैं, इंटेलिजेंस है, काउंटर टेररिज्म है, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करना भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप अपने किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम टेम्पलेट देखेंगे कि हम कैसे कैसे जगह पे टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो हमारा पर्पस ये है, पहला टेम्पलेट हम कहाँ यूज़ करेंगे। इन अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट लाइक इंडियाज सिक्योरिटी एजेंसीज, पहले बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है इंडिया में। इंडिया में कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट किस लिए है, क्योंकि हमारे हॉस्टाइल नेबर हैं, हमारा लैंड काफ़ी एक्सपैंड किया हुआ है, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक्सपेंस है हमारे कंट्री का। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जोग्राफी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल डेंस फॉरेस्ट, समाज में अभी इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये इतने सारे फैक्टर जो हैं सो इंडिया के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में इंडिया सिक्योरिटी एजेंसीज आर द बैकबोन ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर with diverse threats ranging from terrorism to cyber attacks. These agencies have evolved into specialized institutions safeguarding the sovereignty and integrity of the nation. अब इस तरीके का इंट्रोडक्शन, पहले तो ऑफ कोर्स ये जेनेरिक इंट्रोडक्शन है, आप ये जेनेरिक किसी भी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज पे, आर्म्ड फोर्सेज पे, किसी तरीके के फोर्सेज पे या एजेंसीज पे आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं इस जेनेरिक को। लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक ऐसी जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि दिखाए कि इंडियाज सिक्योरिटी एजेंसीज नीड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, या फिर ऐसे जगह पे जहां पे ये बताया जाए कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको एक, इनका जो मैंडेट है, इनको जो काम सौंपा गया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर टॉपिक ये है तो उसमें आप इस तरीके से बताएंगे कि भाई इंडियाज, अब जेनरिक टॉपिक में तो यूज कर ही सकते हैं, जेनरिक के लिए तो मैं अलग से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, कोई भी जेनरिक टॉपिक आप दिमाग में ले लें। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है कि द इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और द सिक्योरिटी एजेंसीज नीड्स टू बिल्ड देयर कैपेसिटी टू काउंटर द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, यानी ये बता रहा है कि भाई इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को बोलो बेटर होने के लिए, बेहतर होने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में उनको काम करना है। तो वहाँ पे आप ये बात अग्री करते हुए इंट्रोडक्शन में शुरू करेंगे कि भाई टेररिज्म से लेकर के साइबर अटैक, इतना सी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, उसमें इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बैकबोन बन जाते हैं। क्यों? ताकि देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता एंड इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये टेम्पलेट इस जगह पे यूज हो सकता है। दूसरे टेम्पलेट की बात करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज आर इंडिस्पेंसिबल pillars in protecting a nation from internal and external threats. In India, these agencies ensure not only territorial integrity but also prevent the rise of criminal activities, thereby strengthening democratic governance. आप ध्यान रखना, जहां भी कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन जहां पे कोई टॉपिक ए है उसका लिंकेज हो रहा है किसी बी, सी या डी टॉपिक से, कहने का मतलब है कि ये जो इंट्रोडक्शन था ये ऐसा है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो सिक्योरिटी एजेंसी को लिंक करे या तो पीस से
या डेमोक्रेसी से या सोशल जस्टिस से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, किसी भी ऐसे चीज से अगर ये लिंक करे तो इस आप ऐसा इंट्रोडक्शन दो जो उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस इन सब चीजों में दिखाए। मान लो आ जाता है कोई ऐसा टॉपिक दैट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया नीड्स अ रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो क्या हुआ, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को किससे जोड़ दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ दिया टॉपिक ने। यानी ये एक टॉपिक ऐसा बन गया जो लिंक करा हुआ टॉपिक है। ये लिंकेज डिमांड कर रहा है कि आप बताओ कि कैसे सिक्योरिटी अच्छा होने की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी लिंकेज है, जेनेरिक टॉपिक नहीं है। सिर्फ फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि फोर्सेस का इंपॉर्टेंस एक्स चीज में, वाई चीज में, जेड चीज में कैसे है, कैसे फोर्सेस की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रहा है, कैसे फोर्सेस की वजह से इंडिया में गुड गवर्नेंस हो सकता है, कैसे फोर्सेस के बेसिस पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं इस तरीके का इंट्रोडक्शन, जो कि अब यहाँ पे है। अगर मान लो इन इंडिया दीज एजेंसीज इंश्योर नॉट ओनली टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पहले बात तो ये बताया गया कि ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंश्योर करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी प्रिवेंट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। आप इस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जगह सोशल जस्टिस लिख सकते हैं, कम्युनिटी एम्पावरमेंट लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा तब तो सारी चीजें प्रॉस्पर करेंगी ना उसके नीचे। तो ये है बात, ये टेम्पलेट है। फिर थर्ड टेम्पलेट की बात करते हैं। द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्स अ मल्टीफेसिटेड फ्रेमवर्क। देखो ये वो वाला फ्रेज है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रहे, ऐसे फ्रेजेस का जरूर ध्यान रखना। Comprising intelligence agencies, paramilitary forces and law enforcement bodies, these agencies play a crucial role in countering insurgency, terrorism and cyber threats, ensuring a stable internal environment. बात समझो, ये इस वाली चीज पे आएगा। देखो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया जो है वो बहुत मल्टीफेसिटेड फ्रेमवर्क को इन्वॉल्व करता है, जिसमें बहुत सारे एजेंसीज आते हैं अलग अलग तरीके से, और इन सब का एक कंबाइंड तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए रखना। यानी अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया जहां पे कोऑपरेशन की बात दिखानी पड़ रही है आपको, जहां पे आपको ये दिखाना है कि कोऑपरेशन की मान लो कमी है, कोऑपरेशन इज नॉट हैपनिंग अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज, तो ऐसे टॉपिक, इस तरह के थीम की बात, या तो आप एक टॉपिक ही इस पे आ सकता है तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, या तो ये एक पैराग्राफ का भी हिस्सा हो जाएगा। अगर कोई जेनरिक टॉपिक में आप एक पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि कोऑपरेशन की कमी है, दोनों जगह यूज हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंट टॉपिक में या फिर उस टॉपिक, वो टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं आया है लेकिन आप एक पैराग्राफ में बात वही कर रहे हैं। जेनरिक टॉपिक में आप क्या करते हैं, जेनरिक टॉपिक में आप हर मल्टी डायमेंशन में बात करते हैं। हम देखेंगे कैसे मल्टी डायमेंशनल बात करना है, बट अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसलिए मुझे एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली बताना पड़ता है। तो जहां भी बात आए कोऑपरेशन नहीं होने की, वहां आप बताएंगे इस तरीके से कि भाई नीड जो है वो तो कोऑपरेशन की है, क्योंकि चैलेंज जो है वो बहुत डाइवर्स है। जब चैलेंज बहुत डाइवर्स है और नीड ऐसी है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे वर्क जॉइंटली, राइट? So this is how you need to frame the thing. तो ये कुछ 3 टेम्पलेट्स हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चंस में तो यू विल बी यूजिंग देम। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ ना मैं। देखो अब हम क्या करेंगे ना कि हम कुछ की सिक्योरिटी एजेंसीज के मैंने नाम, उनका रोल और उनका एग्जाम्पल दिया है। समझो क्यों दिया है मैंने। ये पेपर 1 की तो तैयारी हम कर नहीं रहे हैं कि इसके मैंडेट एमसीक्यू में आ जाएंगे। समझो अगर किसी सिक्योरिटी एजेंसी है और उसके बारे में आपको उसका रोल पता है कि वो क्यों है, और उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एक एग्जाम्पल पता है कि इसने कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो जब भी
आप इस सिक्योरिटी एजेंसी को या तो प्रेज कर रहे होगे या तो इस सिक्योरिटी एजेंसीज को क्रिटिसाइज कर रहे होगे। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे होगे आप? ताकि उसमें रिफॉर्म हो सके। यानी थर्ड चीज इज कि या तो आप उसके रिफॉर्म की बात कर रहे होंगे। आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को प्रेज करते समय, क्रिटिसाइज करते समय और उसके लिए रिफॉर्म सजेस्ट करते समय क्या करेंगे? आप रोल और एग्जाम्पल बताएंगे उसका। अगर प्रेज कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि जो इसका रोल है उसको बड़े अच्छे से, यानी रोल को बड़े अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल ये है। क्रिटिसाइज अगर आप कर रहे होंगे तो आप बताएंगे इसका रोल तो ये था, लेकिन अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिखता है कि इसने ऐसे नहीं किया। जनरली इसका स्कोप कम है, क्योंकि जनरली ऐसे टोन्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जहां पे बुलाता है कि क्रिटिसाइज करो किसी एजेंसी को। आप उसको रिफॉर्म करने की बात करते हो, तो रिफॉर्म करते समय भी आप एक उसका रोल क्या है, उस रोल में क्या एडिशन होना चाहिए, या फिर उस रोल में क्या माइनस होना चाहिए। मान लो किसी कोई एक एजेंसी है, जैसे कि आर्मी की बात की जाती है, तो आपने आफ्स्पा का नाम सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। तो वहां पे क्या बात की जाती है कि जो रोल दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस को, उसको सब्सट्रैक्ट करो, उसको कम करो, भाई बहुत ज्यादा है उनको वहां। सिमिलरली आप ये सुनते होंगे बहुत बार कि जो म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर की जो गार्डिंग है वो असम राइफल्स करती है, और बहुत जगह न्यूज में ये आता है कि भाई इसको भी बीएसएफ को दे दो। यानी बीएसएफ के रोल के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि इसमें एडिशन कर दो कुछ। तो अगर आपको रिफॉर्म सजेस्ट करना है, तो रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आपको उसके रोल को बढ़ाना या घटाना, ये दोनों ही रिफॉर्म होता है। साथ ही साथ क्या है कि उसके कुछ कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सब में इंपॉर्टेंट दिखाना पड़ेगा। तो उन कंपोनेंट्स को हम पहले जान लेते हैं, और फिर उसके बाद ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं खुद से भी। बट मेरा काम यहाँ है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी एजेंसी पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रेज करते समय क्या क्या प्रेज करोगे। तो समझो, एक ये ना नोट कर लेना अपने साइड, जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये नोट्स में नहीं दिए हुए हैं जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है सो समझो। देखो, किसी सिक्योरिटी एजेंसी पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, मान लो उसको पहला पॉइंट क्या है कि उसको प्रेज करने की बात हो रही है ना। प्रेज करने में पहली चीज आप प्रेज करोगे उसके ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि टॉप लेवल ऑफ दैट फोर्स, ऑफ दैट एजेंसी, टॉप उसके जो हेड ऑफ द वो हैं, उसकी जो इस मिनिस्ट्री में वो आती है, वहां पे बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इसमें। दूसरी जगह आप क्या करोगे, आप पर्सनल, जो लोग इसमें काम करते हैं उनकी बात आप करोगे कि काफी प्रोफेशनलिज्म है इसमें, काफी बहुत अच्छा कमांड स्ट्रक्चर है, टॉप टू बॉटम काफी वेल डिफाइंड है। तीसरी चीज आप बात करोगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ आप कैसे करोगे कि काफी कम बॉटलनेक्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, काफी ऑटोनॉमी है इसको अपना काम करने में, है ना। चौथी चीज आप बात करोगे ट्रेनिंग की, कि जो ट्रेनिंग है इस पर्टिकुलर फोर्स का, दैट इज वेरी प्रोफेशनल, विच प्रोवाइड्स अ वेरी गुड एज ओवर अदर्स। पांचवी चीज आप बात करोगे इसके मैंडेट की, इसको जो काम मिला हुआ है दैट इज इन सिंक विथ इट। कभी उसके काम की जिक्र ये नहीं होती है कि ये क्यों दे दिया इसको या ये इसको क्यों नहीं दिया, ये मानते हैं लोग कि नहीं नहीं दिस इज वेरी गुड। तो अगर आप प्रेज कर रहे होगे तो ये 5 सब हेडिंग आपको बनाने हैं। अगर सिक्योरिटी एजेंसी पे क्वेश्चन है, आपका जो पैराग्राफ या हेडिंग होगा वो प्रेज करने वाला होगा। प्रेज करने में आप पहली बात ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और मैंडेट की करोगे। हो गया 5-5। अब सोचो खुद ही, हर बात पे अगर 2-2 सेंटेंस लिखोगे तो 10 सेंटेंसेस, लगभग तुम्हारा 10 सेंटेंसेस इज इक्वल टू 50 to 60 वर्ड्स। पैराग्राफ तुम्हारा कंप्लीट है। और अगर कोई टॉपिक ही, मतलब बुरा, तुम्हारा इतना बुरा दिन है, मान लो कि तुम्हारा टॉपिक ही आ गया किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी ही की तारीफ करने के लिए, फॉर सीआरपीएफ आ गया, बीएसएफ आ गया, इसी की तारीफ के लिए आ गया पूरा एस्से 3 पेज का, तो क्या करोगे, कुछ ज्यादा नहीं करोगे, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। 2 सेंटेंस नहीं लिख करके हर के लिए एक एक पैराग्राफ लिखोगे, तो 5 पैराग्राफ हो गए। पर पैराग्राफ इज 30 to 40 वर्ड्स, यानी 150 to 200 वर्ड्स का आपका बॉडी हो गया। उस पर्टिकुलर जो फोर्स का जिसको प्रेज करने के लिए आया है उसका एक इंट्रोडक्शन, उसका एक कंक्लूजन, 30 वर्ड्स का, 60 and 260 वर्ड्स, डन, 3 पेजेस।
ये मतलब होता है पेपर 2 का। पेपर 2 का मतलब ये नहीं होता है कि मैं रट गया, है ना। ये अगर सब हेडिंग आपके दिमाग में, अब सोचो, अब एक और बात सोचो, मान लो इसी तरीके से किसी और टॉपिक के बारे में आपको क्रिटिसाइज या रिफॉर्म करने की बात आ गई, जानते हो कितनी आसान जिंदगी हो गई। यही सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आपको रिफॉर्म बताना है तो आप पहले बताओ कि इसमें ये समस्या है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे, मैंडेट लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं सीआरपीएफ का। मान लो मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप ये बात कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर। अगर आप रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही हेड होते हैं जो सीआरपीएफ के होते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कहेंगे कि अल्टीमेटली इसमें जो है सो एक काडर के भी ऑफिसर होने चाहिए जो हेड करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, टॉप लेवल पे, क्योंकि काडर के जो होंगे वो बेटर जानते होंगे सीआरपीएफ कोर्स को। ऑफ कोर्स आईपीएस के बारे में भी आप ये नहीं कहेंगे कि हटा देना चाहिए इनको, बिकॉज आईपीएस के पास काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है ना। उनके पास काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का, इसी वजह से आईपीएस आप, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि अल्टीमेटली आईपीएस भी होने चाहिए, बट उस पर्टिकुलर वहां पे आप 2 बना दीजिए और उनमें एक काडर के भी रखिए, बिकॉज काडर वाले बेटर जान रहे हैं फोर्स को। पर्सनल लेवल पे आप क्या बात करेंगे कि पर्सनल लेवल पे आप बात करेंगे सैलरी की। सीआरपीएफ में सैलरी स्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, प्रोमोशन स्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, फैसिलिटीज को बेटर करना चाहिए, सो दैट इनकी मोटिवेशन हाई रहे हमेशा। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप क्या बात करेंगे कि जो स्टेट पुलिस है, कभी ना कभी जब भी सीआरपीएफ कहीं पे डिप्लॉय होती है, स्टेट पुलिस जो है वो अपने आप को बिल्कुल साइड कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत यह है कि कोऑपरेशन को ये स्पेस नहीं देता है स्टेट पुलिस के साथ या अदर एजेंसीज के साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप बात करेंगे इन चीज़ों की कि वहाँ पे कोऑपरेशन आना चाहिए स्टेट पुलिस के साथ, सो दैट बेटर मैनेजमेंट हो, स्पेशली इन द स्टेट्स वेयर सीआरपीएफ इज वेरी पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ फाइटिंग द एंटी नक्सल फोर्सेज। आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो आप ट्रेनिंग की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी आ जाए ट्रेनिंग में, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज बहुत ज्यादा आरोप लगता है फोर्सेस पे कि दे वायलेट ह्यूमन राइट्स, तो कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन होने की जरूरत है। फिर आप मैंडेट की बात करेंगे कि इसका जो मैंडेट है ये एंटी मेन तो इसका क्या, सीआरपीएफ का मेन क्या है, ये प्रॉपर इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है जिसको एंटी नक्सल ऑपरेशंस करने हैं, एंटी रायट ऑपरेशंस करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब इसका मैंडेट में आप बात क्या करेंगे कि काफी ज्यादा हैवी मैंडेट है इसके पास, जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं लीव का ऑप्शन, कूलिंग पीरियड का ऑप्शन, जो एक गैप पीरियड होता है। अब अगर आर्मी का आप देखोगे ना तो वहां क्या होता है कि अगर एक टफ पोस्टिंग आ गई तो उसके इमीडिएटली बाद जो है तो थोड़ी सी कंफर्टेबल पोस्टिंग आती है किसी अर्बन एरिया में, किसी बेटर शहर में जहां बेसिक बेटर होता है, फिर टफ, तो ऑल्टरनेट होता है, सो दैट ऑफिसर्स आर नॉट इन अ वेरी हार्श सिचुएशन कि वो हमेशा टफ में ही है। बट सीआरपीएफ में जनरली ये नहीं हो पाता है, एक टफ के बाद दूसरा टफ, दूसरा टफ के बाद तीसरा टफ, तो अल्टीमेटली द मोटिवेशन स्ट्रक्चर काफी कम हो जाता है। तो आपने ये 5 बातें करी, मैंने एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया, एंड यू आर डन विथ इट। ये सारी बात करने के लिए जहां तक बात है तो ऑफ कोर्स आपको यहां पे जो मैंने कुछ कुछ दिए हैं उसके बेसिस पे ही चलाना है काम कि कैसे करना है। अब आप ये मत करने लगना कि विकिपीडिया पे ना 50 पेज दिया हुआ है हर फोर्स के बारे में, वो 50 पेज पढ़ रहे हो भाई साहब। अरे भाई पर्पस समझो, कोर्स का पर्पस समझो। अगर तुम्हें इतना ही 50 पेज पढ़ के ही तुम्हें एक हिस्से की तैयारी करनी होती है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत थी। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो अभी कोई सा भी एक फोर्स रिवाइज नहीं किया था, और इसमें ऐसी कोई सी भी हमने ऐसी बात नहीं करी है जो टेक्निकल है। जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करके ऐसे फ्रेम करना सीखो। कुछ टेक्निकलिटी की जरूरत बिल्कुल होती है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने किसकी बात करी है, आईबी की बात करी आई गेस। जस्ट अ सेकेंड, हाँ आईबी की बात करी है हमने 1887। अब डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस इसका मैंडेट है, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इंटरनल थ्रेट, एस्पेनाज, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ये इसका मैंडेट है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने किया था 2008 में भी इसका एक, नॉट प्रिवेंट कहाँ हो पाया था, 2008 में इससे इंटेलिजेंस आया था, बट देयर वाज
इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, जो हमने पहले भी कुछ कुछ लेक्चर्स में बात करी है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था, डेटा कोलैबोरेशन, डेटा कोऑपरेशन की दिक्कत थी, इस वजह से ये नहीं अवॉइड हो पाया। रॉ की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, बाहर में रह करके बहुत सारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे डील करता है, इंटेलिजेंस गैदर करता है फॉरेन थ्रेट्स, फॉरेन में इमर्ज होने वाले थ्रेट से, काउंटर टेररिज्म, एस्पिनाज से। और कारगिल वॉर के टाइम पे इसका इंटेलिजेंस आया, बट उस समय भी दिक्कत एक कोऑपरेशन की थी, एक एजेंसी और दूसरे एजेंसी के बीच में इंटर एजेंसी कोऑपरेशन नहीं होने की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आई। एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए टेररिज्म से रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया की सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद जो है सो इसको फॉर्म किया गया था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आप एक रीसेंट एग्जांपल इसमें दे सकते हो कि आपने सुना होगा रामेश्वरम कैफे है एक बेंगलोर में, रामेश्वरम कैफे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कुछ दिन पहले। तो उस बॉम्ब ब्लास्ट से रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कर रहा है? एनआईए कर रहा है। तो एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल हो गया है ना। पुलवामा अटैक के बाद का भी इसी ने किया था। सीबीआई के बारे में दिया हुआ है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट करता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। करप्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, सीरियस क्राइम्स, इन सब चीज़ों को स्कैम यूज वो करता है। और आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो, कौन सा, वो कोलकाता वाला जो केस हुआ है डॉक्टर वाला आरजी कर हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसको दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसके भी आपको वो पता है क्रिटिसिज्म, आप जानते हैं कि सीबीआई की जो मेन क्रिटिसिज्म वो क्या रहती है कि केस्ड पैरेट बोला था इसको सुप्रीम कोर्ट ने, दैट ये उस तरीके से बोलता है जैसे सरकार या अथॉरिटी वाले लोग इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज़्यादा बायसनेस का एलिगेशन लगता रहता है। जनरली सीबीआई उस स्टेट में ज़्यादा काम करती है जहाँ पे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा हो तो। और स्टेट पुलिस एंड सीबीआई, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ख़राब है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसी, अब सीबीआई पे भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, मैंडेट, बस यही सब रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन दोनों बॉर्डर, एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव बीन एलोकेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ओनली। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग का मैंडेट है इसके पास। तो 1965 में फॉर्म हुआ था इंडो पाक वॉर के बाद। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करता है, इलीगल इमिग्रेशन को देखता है, क्योंकि बांग्लादेश के साइड से इलीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल दो डिफरेंट मैंडेट है। तो दिस इज व्हाट, और इसका बहुत क्रूशियल रोल है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास सिक्योरिटी इंश्योर करने का। फिर है सीआरपीएफ, सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, सबसे बड़ी सीएपीएफ। इसका काम क्या है? इसका मेन काम तो एंटी नक्सल फोर्सेस से लड़ना है। हमने सीआरपीएफ का तो एग्जांपल करके देख ही लिया कि किस तरीके से करता है और उसमें हम कैसे बनाएंगे। किसी से भी रिलेटेड आ जाए, सबसे टफ क्वेश्चन क्या होगा सिक्योरिटी एजेंसी में? किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी पे सवाल आ जाए, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन। बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन अगर ऐसा भी बुरा दिन आता है तो हमने अभी देख लिया ना ऊपर में कैसे हम बना सकते हैं आराम से आंसर। हमें बस दिमाग में आना चाहिए पॉइंट कि हम किस पॉइंट के बारे में लिखें। और अल्टीमेटली देखो, एक और चीज समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। कुछ कुछ लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। बहुत लोगों को लगता है कि पेपर 2 का भी मतलब वही है कि वही सेम चीज आपको पूरा पढ़ाया जाए जैसे आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो। समझो एक बात को, पेपर 1 में आप जितनी चीजें पढ़ोगे ना, जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे पेपर 1 में, उतना इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ टू राइट ऑन एनी टॉपिक ऑफ पेपर 2। पेपर 1 में गैदर किया हुआ इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। आप अपने पूरे साल जो पेपर 1 पढ़ोगे उसमें आपको इंफॉर्मेशन इतनी मिल जाएगी दैट इज मोर देन इनफ फॉर राइटिंग एनीथिंग ऑफ पेपर 2। बट आपको समझना ये है कि यहाँ पे अगर आपको सेम चीज पढ़ाने लगा जाएगा ना, तो आप ऑब्जेक्टिव इंसान बन जाओगे पेपर 2 में, आपको मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैंने जो यहाँ पे ये डिजाइन हुआ है, जो होना चाहिए जिस तरीके से मैंने खुद ने प्रिपरेशन करी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेपर 1 का इंफॉर्मेशन को यूज करना है, उस नॉलेज को यूज करना है पेपर 2 में नॉलेज मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे आप ये भरोसा रखो कि आप थ्रू आउट ईयर पेपर 1 के लिए जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ते जाओगे, वो सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप ये सेम चीज जो आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप क्लासेस कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग
उस समय आपके पास इतना नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होगा दैट यू विल बी ओवरवेल्म्ड एंड यू विल बी राइटिंग वेरी गुड, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक छोटी सी चीज है, कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ मैसेजेस तो पीपल आर कंसर्न, अरे कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ऐसी बात नहीं है, घबराओ मत। तो अब क्या है कि हम इसकी बात कर रहे हैं 1930 सीआरपीएफ की हमने बात करी ली, उसी तरीके से एनएसजी पे अगर आ गया तो, और मान लो एक कंबाइंड क्वेश्चन आया, एक जनरल क्वेश्चन आया जिसमें सारे सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, तब तो बतेरे कंटेंट है। तुम ड्राइव उन्हीं सब में करो, तुम डिवाइड इसी में करो, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड मैंडेट, इसी में करो डिवाइड। लेकिन क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन में तुम सबकी बात कर दो थोड़ी थोड़ी, तुम इंटेलिजेंस वालों में से किसी की बात कर दो, तुम फिर कॉम्बैट वालों में से बात कर दो, तुम आर्म्ड फोर्सेस की बात कर दो, बस तुम इन तीनों की बात कर दो ऑर्गेनाइजेशन की। तुम फिर जब पर्सनल की बात करो तुम इन तीनों की बात कर दो, इसमें तुम एनआईए की बात कर दो, रॉ की बात कर दो, आईबी की बात कर दो, इसमें तुम बीएसएफ सीआरपीएफ की बात कर दो, एनएसजी की बात कर दो, आर्म्ड फोर्सेस में तुम बात कर दो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, है ना? तो ये है पर्पस। तो उसी तरीके से यहाँ सबके दिए हुए हैं। आई होप कि इसको आप इन सब में क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके आप देख लेंगे, बिकॉज ये फैक्चुअल है, कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने का काम नहीं है, और तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसपे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि टॉपिक आ जाए। पहला क्या है, देखो दो तरीके से आ सकता है, या तो एक इंडिपेंडेंट ऐसे आ सकता है कि द रोल प्लेड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, दूसरा आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। मान लो ये क्वेश्चन 1 आ गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स फेस्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज एंड व्हाट इज द वे अहेड। या तो ये चार बातें अलग अलग आ सकती हैं सवाल में, कि एक रोल पे ही आ गया इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, चैलेंजेस पे ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, क्रिटिसिज्म पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, या वे अहेड पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसे भी केसेस होते हैं उसके लिए भी कंटेंट और आपको क्या लिखना है, कैसे सब हेडिंग बनाने हैं, वो मैंने बताया हुआ है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और ये तो टफ बात हो गई कि भाई रोल पे ही आ गया, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, तो उसे क्वेश्चन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपके पास कंटेंट कम होता है। अगर आप रोल पे क्वेश्चन आ गया है तो आप रोल की ही बात करनी है आपको ज्यादा, आप चैलेंजेस क्रिटिसिज्म वे हेड पे थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे, मेन आपको रोल पे बताना है, तो आपको रोल अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन एक आसान क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन सबका कंबाइंड क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंटरनल सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ इंडिया हैव प्लेड एन ट्रेमेंडस रोल इन सिक्योरिंग द India's in maintaining India's internal security. However, they have failed multiple bottlenecks that needs rectification. Security agencies have played a very important role in maintaining India's internal security. However, दे हैव फेल्ड। अब देखो मैं एग्जैक्ट इससे का टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गेसिंग द टॉपिक, मैं आपको थीम बता रहा हूँ कि इस लाइन पे आ सकता है, इतना लंबा टॉपिक ऑफ कोर्स नहीं आता, बट इस तरीके से आ सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बॉटलनेक्स फेस किए हैं, बहुत सारी परेशानियां फेस की हैं, जिसको अब सुधारने की जरूरत है। यानी इसने रोल की भी बात कर ली कि अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत सारे इसने चैलेंजेस फेस किए हैं जिसको अब सुधारने की जरूरत है। यानी इसकी भी बात, इसकी भी बात, इसकी बात, तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया, थोड़ा सा यहाँ लिखोगे, थोड़ा सा यहाँ लिखोगे, थोड़ा सा यहाँ लिखोगे, कंक्लूड कर दोगे। तो हम दोनों केस के लिए तैयार होते हैं। अगर सिर्फ रोल पे भी आ गया तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ चैलेंजेस पे आ गया तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ क्रिटिसिज्म पे आ गया तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ वे हेड पे आ गया तो आप क्या लिखेंगे, और कंबाइंड आ गया तो आप क्या लिखेंगे। बढ़ते हैं, सबसे पहले रोल से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टेम्पलेट हमने देख लिया हुआ है, याद रहे, जेनरिक वाले का इंट्रोडक्शन टेम्पलेट पहला है, याद रहे, वो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया। आपको एग्जाम्पल वगैरह देने हैं, वो हमने एजेंसीज अलग अलग 9 एजेंसीज की देख ली हैं, आपको वो एग्जाम्पल देने का मन करे आप उसको बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। रोल पे अगर आ जाएगा तो आपका बॉडी मेन ये रोल वाला होगा। रोल में सब हेडिंग आप कैसे बनाओगे? पहला रोल है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, इनका पहला रोल है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। जैसे सीआरपीएफ, आईबी, स्टेट पुलिस, इनका मेन काम है ये करने का। फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ का रोल माओइस्ट एक्टिविटी यानी नक्सल एक्टिविटीज को छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट में कंट्रोल करना। यानी पहला रोल क्या हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। कौन करता है मेंटेन? सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस। एग्जाम्पल, नक्सल से लड़ना इन छत्तीसगढ़, बात खत्म। आपने एक पेन
सेंटेंस में बताया, एग्जाम्पल दिया, ये कर दिया, आपने बताया कौन सी एजेंसी है, एग्जाम्पल दे दिया। अगर आपको ये मेंटेन अगर रोल पे ही आ जाता तो आप इसको एक पैराग्राफ में बताते। एक पैराग्राफ में बताने के लिए आप 2-2 सेंटेंस लिखते, 6 से 7 लाइन का एक पैराग्राफ हो जाता। सिमिलरली दूसरा काम क्या है, दूसरा रोल क्या है इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज का? तो दूसरा रोल है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। बॉर्डर की सिक्योर करना और इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करना। बीएसएफ एंड आईटीबीपी का आप नाम देंगे, एसएसबी का भी आप नाम दे सकते हैं। इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान करता है। इंडो नेपाल में स्मगलिंग का बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। कहाँ पे? अब जैसे कि कारगिल वॉर के टाइम पे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में बीएसएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अभी आप एग्जाम्पल रिसेंट क्या दे सकते हैं कि बांग्लादेश में जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसमें बीएसएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अभी है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में, क्योंकि चांसेस है कि जहां पे प्रॉब्लम चल रहा होता है वहां से माइग्रेशन होती है। तो दूसरा रोल ये है। तीसरा रोल क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड काउंटर एस्पिनाज। इसमें रॉ, आईबी जैसे एजेंसीज का बात कर सकते हैं, एनआईए की बात कर सकते हैं, और रिसेंट एग्जांपल मैंने बेंगलोर रामेश्वरम कैफे वाला दिया आपको, साथ में यहाँ भी एग्जांपल दिया हुआ है। ये तीसरा रोल है। पहला रोल क्या हुआ? इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा रोल क्या हुआ? बॉर्डर मैनेजमेंट। तीसरा चलो रोल क्या हो गया? काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। चौथा रोल क्या हो गया? इंटेलिजेंस गैदरिंग। किनके रोल हैं ये? सिक्योरिटी एजेंसीज के। पांचवा रोल क्या हुआ? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, एनएसजी, एटीएस। है ना? तो एनआईए, एनएसजी, इन सब चीजों की बात आप करेंगे कि कैसे ये कर रहे हैं। एनएसजी का सक्सेसफुल न्यूट्रलाइजेशन आप 26/11 वाले मुंबई अटैक में आप देंगे। मार्कोज भी यहाँ पे आए थे, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री वगैरह जरूर देखी होगी 26/11 की। फिर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सर्ट हमने साइबर सिक्योरिटी वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है ये चीज। तो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात? अगला रोल क्या आ जाता है? फाइनेंशियल क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी। आज के दिन में सबसे ज्यादा नाम इसी का सुनते मिलता है। सीबीआई, राइट? तो देखो, अगर रोल पे ही इससे आ जाएगा तो कैसे लिखते? इंट्रोडक्शन देते हो जेनरिक वाला 30 to 40 वर्ड्स। फिर उसके बाद एक हेडिंग देते कि रोल प्लेड बाय, जो बॉडी हो जाता आपका। हेडिंग में कैसे देते? हेडिंग में आप अलग अलग पैराग्राफ बनाते, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते। कैसे कैसे के? तो पहला पैराग्राफ बनाते वही जो हमने 6 ये देखे हैं, इसके आप पैराग्राफ बनाएंगे छोटे छोटे। हर पैराग्राफ जब वो एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो एक उसको अलग एंगल मिलेगा। अब एक और बात आती है, लिंकिंग द पैराग्राफ भी आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, लिंकिंग द पैराग्राफ बिल्कुल होता है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं सीखो उसको, बिकॉज वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एक बार पहले बेसिक लिखना सीख जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो टॉपिक्स का। उसके बाद हम लास्ट के कुछ लेक्चर्स ऐसे रखेंगे जिसमें हम ये सब चीजें सीखेंगे बेसिकली, राइट? तो ये बात हम कर लेते हैं। तो हेडिंग लिखोगे, हेडिंग में ये 6-7 पॉइंट्स बताओगे एक पैराग्राफ में, तुम्हारा लगभग 150 to 180 वर्ड्स बॉडी का हो जाएगा। फिर तुम कंक्लूड करोगे। चलो, कंक्लूड करने से पहले एक और चीज समझो। रोल पे इससे आया था, ठीक है, कि रोल बताना था, तुमने रोल तो बता दिया, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा चैलेंज बता दो, बिल्कुल 30 वर्ड्स में, एक पैराग्राफ छोटा सा। क्या बताओगे कि ऑल्दो ये सारे रोल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि या तो वो रोल अंडर परफॉर्म हो रहे हैं, यानी उन रोल को कम परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर कहीं कहीं देखा जाता है कि वो रोल ओवर परफॉर्म हो रहे हैं, जितना रोल उनको दिया गया उससे ज्यादा परफॉर्म होने लगते हैं। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं परेशानी है। अगर रोल अंडर परफॉर्म होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर रोल ओवर परफॉर्म होने लगेगा तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने के चांसेस होते हैं। तो दोनों परेशानियां हैं। तो ये कुछ परेशानी से भी जी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये रोल है ये बड़ा मल्टीफेसेटेड रोल है। इस रोल में बहुत ज्यादा और चैलेंजेस बता दिया। अब 30 वर्ड्स में बता दो इंप्रूवमेंट क्या करना चाहिए। तो बेटर ये करना चाहिए कि इनकी वही ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, मैंडेट, 5 जो हेडिंग याद है, उन 5 हेडिंग पे बेटर करना चाहिए। तो मैं 30 वर्ड में सिंपल लिख दो कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंडेट में और ट्रेनिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि काफ़ी ज़्यादा इनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए,
इनकी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से इंटरवेंशन होना चाहिए ट्रेनिंग का, पर्सनल जो है उनकी मोटिवेशंस को हाई रखने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सैलरी प्रमोशन की व्यवस्था करनी चाहिए, और कोऑपरेशन इंश्योर कराना चाहिए अदर एजेंसीज में, और अल्टीमेटली ये जो रोल जिसकी हमने बात करी है 150 वर्ड में, ये सारे रोल बेटर तरीके से फुलफिल होंगे, और फिर कंक्लूजन का टेम्पलेट हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो रोल पे आ गया। अगला है चैलेंजेस। डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पहला चैलेंज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया ना कि सीआरपीएफ जहां काम कर रही है वहां उनको स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है। सिमिलरली बीएसएफ के पास भी बहुत जगह पे पुलिसिंग पावर है। आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि बीएसएफ को पुलिसिंग पावर दी गई है। अब जब बीएसएफ को पुलिसिंग पावर दी गई है तो उसमें होता क्या है कि बीएसएफ कहीं ना कहीं वहां की जो स्टेट पुलिस है वो नहीं अच्छे से लेती है इस चीज को। जहां पे सेम गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में है वैसे ही स्टेट में, वहां ये प्रॉब्लम नहीं दिखने मिलती। लेकिन अपोजिशन स्टेट्स क्वेश्चन करते हैं इस चीज को, क्योंकि स्टेट पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत ये पहला फेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो रोल है उसका परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाता है। इनसफिशिएंट मैन पावर एंड रिसोर्सेज, ये देखो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक प्रॉब्लम हुआ। इनसफिशिएंट मैन पावर एंड रिसोर्सेज, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रॉब्लम है जो हमने 5 हेडिंग देखी है उसमें, कि इनसफिशिएंट मैन पावर एंड रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जो पर्सनल हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मोटिवेशन की दिक्कत आ रही है। इसीलिए वजह से काफी ले ऑफ है, काफी ज्यादा लोग इसको छोड़ देते हैं, तो मैन पावर की दिक्कत आ रही है। तो अल्टीमेटली मैन पावर की अगर दिक्कत आएगी तो क्या हो जाएगा? ओवर बर्डन। सोचो ना, वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा। तो ये एक समस्या है। दूसरा चैलेंजेस ये क्या फेस करते हैं? टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। मैंने बताया था, हमने जब बात करी इससे पहले फोर्सेस की हम बात कर रहे थे तो उसमें एक ट्रेनिंग हमारा सब हेडिंग था। हमने बोला कि भाई ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करो, क्योंकि अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, सो दैट हमारे जो ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, एसओस जिनको बोला जाता है, जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स होते हैं सीएपीएफ में, या जो सिपाही होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, जो नॉन ऑफिसर्स हैं या तो जो ऑफिसर्स हैं, दोनों को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, एआई की ट्रेनिंग दी जाए, बिग डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाए, सर्वेलेंस की ट्रेनिंग दी जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेनिंग दी जाए, so that they are able to do all these things, they are able to manage the evolving threats in a better way। तो तीसरा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस है। चौथा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत जगह मैंने बताया कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी कोऑपरेट नहीं करती है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रही है क्योंकि जो फोर्सेज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेज हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह, और हमारे एक्स की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वाई की सरकार है। तो अब हम पॉलिटिकल डिफरेंस को यहाँ पे लेके आएंगे कोऑपरेशन नहीं कराने में, अपने इस पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खराब होगा, है ना। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की परेशानी थोड़ी सी कि मॉडर्न थ्रेट्स जो हैं, जैसे कि साइबर टेररिज्म हमने देख लिया, ड्रोन्स में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सर्वेलेंस में, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में सेंसिटाइजेशन भी नहीं है। आप कितनी बार ये सुनते होंगे कि जो पुलिस हैं वो ओवर द बोर्ड जाकर के टॉर्चर करती हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। तो ये टॉर्चर से डेथ होना ये क्या दिखाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसको सेंसिटिविटी नहीं है उस इंसान में, उस ऑफिसर में, उस जवान में। इतना टॉर्चर कोई करेगा किसी को कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग के समय उसको वो सेंसिटाइजेशन नहीं दी गई है। अभी भी ये कॉलोनियल माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, अभी भी इनके मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इतने आउटडेटेड हैं कि दे आर नॉट एबल टू डू अच्छे से। तो आप यहां बताएंगे कि स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की भी बात है, इनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है आपकी बोलने चालने के तरीके। अब इनके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। दुनिया में मानने लगती है कि अगर आप इंडिया में पुलिस में है या किसी ऐसे में है तो गाली गलौज तो नॉर्मल पार्ट हो जाएगा। अरे ये क्या बात है भाई? कौन इनको राइट देता है किसी से गंदे तरीके से बात करने के लिए? फिर लीगल एंड जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस। सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं
इनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से अब जुडिशियरी पे बर्डन है। बर्डन की वजह से जो डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का वो नहीं हो रहा है अच्छे से, जिस वजह से क्या समस्या आ रही है, जिस वजह से समस्या ये आ रही है कि भाई दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये है बात। फिर अब बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की कि भाई सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देखो मैंने चैलेंजेस के भी 6 बता दिए। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए तो ये 6 पैराग्राफ हो जाएंगे आपके, और अगर कंबाइंड क्वेश्चन आए तब तो ये 6 सेंटेंसेस हो जाएंगे आपके 1 पैराग्राफ के या 2 पैराग्राफ के, है ना। आप 2 पैराग्राफ रोल पे बता दो, 2 चैलेंजेस पे, 2 क्रिटिसिज्म पे, 2 वे हेड पे, हो गया इससे कंबाइंड आया तो। और अगर अलग अलग आया तो सबके एग्जाम्पल, सबके बारे में बेसिक दिया हुआ है, आप सब पे एक इंडिपेंडेंट पैराग्राफ बना दो, आपके अलग से हो जाएंगे। तो किसी तरह के भी क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्वेश्चन उठता है, दैट ये ओवर द बोर्ड चले जाते हैं और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ उठता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नक्सल रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में। इन 3 जगह पे जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इन 3 जगह पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है कि दे वायलेट द ह्यूमन राइट्स। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि बहुत सारे इनके जो ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा समस्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है किसी से, कोई इनके ऊपर नहीं खड़ा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि अरे ऐसा कर दोगे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। तो अकाउंटेबिलिटी की समस्या है, ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। पावर ओवर रीच कर जाते हैं पावर को। ईडी और सीबीआई पे बहुत ज्यादा आजकल लगता है ये एलिगेशन की ये पावर ओवर रीच कर दे रहे हैं। अब जैसे कि मान लो बीएसएफ है, बीएसएफ को क्या मिला? पुलिसिंग पावर मिला। अब पुलिसिंग पावर ठीक है मिला, तो उनको ये ए बी सी डी, मान लो ये 4 पावर उनको दिए। अब वो क्या करेंगे, अगर वहां पे कोई जिसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है, जो उस तरीके के माइंडसेट का ऑफिसर है, या वो ये 4 पावर को अपने आप ही ई एफ जी एच ये सारा पावर खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये ओवर रीच ऑफ पावर है, जिसकी वजह से क्या होता है? ह्यूमन राइट वायोलेशन होने के चांसेस होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में डिले होना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो चांसेस होंगे ना कि टैंपरिंग हो जाएगा एविडेंस के साथ, छेड़छाड़ हो जाएगा एविडेंस के साथ। व्यापम केस एक बड़ा मेजर केस है जहां पे इन्वेस्टिगेशन डिले की वजह से, आपने एक और सुना होगा निठारी किलिंग्स, नोएडा में एक बहुत ज्यादा बारबेरिक इंसिडेंट हुआ था। मतलब इट इज जस्ट, अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इट वाज दैट क्रूएल, जो कि ये भी क्वेश्चन करा देता है कि क्या ह्यूमन है, क्या जो कर रहे हैं ये सच में ह्यूमन है, या ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। मतलब इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग, निठारी वाला। आप विकिपीडिया पे अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्वेस्टिगेशन में डिले होने की वजह से, इस केस से जुड़े हुए एक बड़े इंपॉर्टेंट इंसान, जिस हाई चांसेस हैं उनके गिल्टी होने के, बहुत हाई चांसेस हैं, और उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी, उस फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, जस्ट बिकॉज की इन्वेस्टिगेशन में डिले था, और तो कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा कि इन्वेस्टिगेशन में डिले है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना इतना बारबेरिक इंसिडेंट्स को इस वजह से उसको लोगों को छोड़ दिया गया, एक इंपॉर्टेंट उसके आदमी को छोड़ दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में डिले हो गया था। ठीक है, तो खैर ये बात थे क्रिटिसिज्म के। फिर वे अहेड यानी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट के, ये हम देख लेते हैं। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। किसके साथ? स्टेट पुलिस के साथ, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, 2 एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन। ये सारे ब्यूरोक्रेसी
से कोऑर्डिनेशन, ये सारे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आप यूज़ करेंगे और आप ये कर देंगे। एक नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस बनाना चाहिए जो कि एक कॉमन डेटाबेस हो जिसको सारे एजेंसी शेयर कर सकते हैं उस डेटा को और उससे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन आया एक पर्टिकुलर डेटाबेस में आ जाएगा और सब करेंगे। नेट ग्रिड का आपने नाम सुना होगा, इसी तरीके की कुछ बात है वो भी। दूसरा इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। जो जो चैलेंजेस थे ना यार, जो जो चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म थे, कुछ याद नहीं आया तो इन सब के बेसिस पे ही बना देना। चैलेंज में क्या था कि इनकी टेक्नोलॉजिकली दे आर बैकवर्ड, मतलब दे आर नॉट इम्पार्टेड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये चैलेंज था। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइज कर दो। क्रिटिसिज्म क्या था कि अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है। वे हेड क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट का स्कोप क्या आ जाएगा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये स्किल डेवलपमेंट की बात है। आपने देखा था ना कि चैलेंज में क्या है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है उतना अच्छा, तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर दोगे। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हमने बात करी। देखो ये सबके ये ऐसे ऐसे करके रीड करने की आदत मेरी है नहीं, मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांगली ये फील लगता है कि CAPF का एग्जाम गैजेटेड ऑफिसर बनने का एग्जाम है। 8th क्लास में हम जैसे पढ़ते थे उंगली रख करके और ऐसे ऐसे रीड करो, और टीचर का वही काम होता था कि रीड कर दे आपके सामने और अपनी रीडिंग एबिलिटी आपसे दिखा दे कि देखो मैं इंग्लिश रीड कर सकती हूँ। उस समय हम नहीं क्वेश्चन या कर सकता हूँ, उस समय हम ये नहीं क्वेश्चन कर सकते थे कि मैम या सर मैं भी कर सकता हूँ ये रीड, आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ। बट ये ऐसे नहीं है, मेरा पर्पस नहीं है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका ये अप्रोच रहता है कि कोई मुझे ऐसे 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 करके पढ़ाए, ये जो लिखा हुआ है उसको सामने से रीड कर दे और बस उसी से काम चल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मासूम हो आप इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए। ये कोचिंग है जहाँ पे मुझे कोच करना है आपको। इंडियन क्रिकेट टीम का कोच, मैंने पहले ही बताया, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच विराट कोहली और रोहित शर्मा को बैटिंग सिखाता नहीं है, ठीक है। तो बात वही है, इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नोट्स आपको जब मिल रहे हैं तो आपको करना है। मेरा पर्पस है कि आपको वो चीज़ सिखाई जाए जो आप खुद से ना सीख सको। ज़्यादातर बातें मैं बता ही देता हूँ, लेकिन ये ऐसे रीड उंगली रख रख के नहीं हो पाएगा भाई। आप ये अप्रोच को फॉलो करना आप भी छोड़ दो, तभी एग्जाम में मार्क्स आएंगे। आप जा करके देखो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनके भी मार्क्स आए हैं, स्पेशली पेपर 2 में जिनके भी 95+ मार्क्स आए हैं, आप उनसे एक बार बात करो। आप उनका अगर 2 मिनट का भी इंटरव्यू देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पून फीडिंग से नहीं आते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसमें ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हेल्प कर सकता है पब्लिक ट्रस्ट को बनाने में। तो अकाउंटेबिलिटी वाला हमने देख लिया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना, ये भी एक चैलेंज हमने देखा था ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम कर देना बहुत ज़रूरी है। ये सारे करने से बेसिक हो जाएगा। अब हम कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं जिसको आप यूज़ करेंगे कि कहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने अच्छा या बुरा रोल किया था। 2011 26/11 मुंबई अटैक, 2008 पुलवामा अटैक, 2009-19 2008 में जो 26/11 वाला मुंबई अटैक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे NSG, मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस इनपुट, इन तीनों का एक क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छे से, उसने बहुत बढ़िया किया। ऑफकोर्स इंटेलिजेंस लेवल पे थोड़ी सी फेलियर थी कि हम ये प्रिवेंट नहीं कर पाए, बट बहुत वीर मुंबई पुलिस, हमारे मार्कोस, NSG और इनके बहुत सारे वीर जवान लोग ने मिल करके इस अटैक को जिस तरह से मैनेज किया, दैट इज हैट्स ऑफ। तो मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं, NSG, मार्कोस जो मरीन कमांडोज हैं, कमांडो यूनिट ऑफ नेवी, बहुत खतरनाक, बहुत 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 खतरनाक फोर्स है, बहुत खतरनाक कमांडो फोर्स है। तो इन सब के बीच में काफ़ी बेटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिली थी। अगर यही कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस लेवल पे भी देखने को मिल जाती तो ये इवेंट होता नहीं। तो अगर आप तारीफ कर रहे होगे कहीं कोऑर्डिनेशन की, तब भी आप यूज कर सकते हो कि फोर्सेस के बीच में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई। और कहीं अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि कोऑर्डिनेशन होना बेटर होना चाहिए, तो आपको बताना, आप इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो इस सेम केस स्टडी से। ये दोनों जगह यूज हो सकता है। पुलवामा अटैक, NIA का इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हुआ CRPF में, CRPF के वीर जवान के प्रति ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताया जाए इसके बारे में। पुलवामा तो इतना सैड है, आज भी मेमोरीज फ्रेश हैं हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की। 2008 में हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, इतना ज़्यादा हम डिटेल नहीं समझ रहे होंगे कि क्या है टेररिज्म, क्या है ये सब। बट हाँ, याद तो वो भी है। बट पुलवामा तो आई गेस हम में से सबको याद होगा, हम में से बहुत सारे लोग उस समय कॉलेज में होंगे।
और अच्छे से याद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में एंटर की थी और ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल एक्शन है। तो ये कुछ हैं जहाँ पे आप दोनों चीज़ कंट्रोवर्शियल दिखाना है तो आप ब्लू स्टार यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए और क्रिटिसिज्म के लिए। हमने 26/11 देख लिया, फिर हमने अटैक्स सीआरपीएफ पे अटैक्स पे पुलवामा देख लिया। कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का कहाँ यूज़ है समझो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का ये यूज़ है, हमने जब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की जो बात करी है अभी 5 मिनट पहले कि क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्पल में या फिर उसके जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बोल सकते हैं, जैसे कि हमने बात करा ना कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन में बोला था कि कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है, ये एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने देखा था। आप वहीं पे नेट ग्रिड दे दो, सरकार का इनिशिएटिव है नेट ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन को ही ठीक करता है। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी थी ना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग बेटर होना चाहिए। आप वहां पे बात कर दो CIBMS का, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करने का एम करता है टेक्नोलॉजी से यूज करके। जो भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं जो बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी से स्किल डेवलपमेंट कराता है ताकि आप बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट कर पाए। आप जब बात कर रहे हैं ना कि लीगल बैकिंग ठीक होनी चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं कि लॉ ठीक होना चाहिए और जुडिशियल जो स्टेप्स हैं वो बेटर होने चाहिए, आप UAPA का बात कर दो। आप पुलिस फोर्सेस की बात करते हो कि उनको उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो सेंसिटाइजेशन हो, उनको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स की बात कर दो, एक स्कीम है सरकार का जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को ताकि वो अपने अपनी पुलिस को मॉडर्नाइज कर सकें। मॉडर्नाइज किस में? सेंसिटिविटी में भी और टेक्नोलॉजी में भी। तो ये आप स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं, ये आपके आंसर को थोड़ा वजन बढ़ाएगा। अब कुछ कोटेशंस हैं, कोटेशन को कहाँ यूज करना है ये देखते हैं। पटेल जी का कोटेशन है, अ नेशंस स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू सेफगार्ड इट्स बॉर्डर, मेंटेन इंटरनल पीस एंड इंश्योर जस्टिस। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आप ये खुद से करना शुरू कर दिया होगा आपने बहुत सारे लोग। देश की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ लाई करती है कि आप अपने बॉर्डर और इंटरनल पीस एंड और जस्टिस को इंश्योर करने में अगर आप सक्षम हैं तो आपका देश की स्ट्रेंथ इसमें बसती है। जब भी आप बात करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने वाली एजेंसीज इंडिस्पेंसेबल है, मतलब इनको तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इनको डेवलपमेंट जरूरी है, इनका प्रोग्रेशन जरूरी है, इनका एवोल्यूशन जरूरी है। आप शुरू कीजिए ना इस कोट से। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, a nation's strength lies in its ability to safeguard its border, maintain internal peace and ensure justice. And in order to assure all these three things, the capacity building of our internal security agencies is indispensable. मनमोहन सिंह जी का, द इंटेलिजेंस एजेंसीज आर आवर अनसीन वॉरियर्स इन फाइट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जा रही है। तो अब जहां भी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमने क्या डिवाइड किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज में हमने कैसे डिवाइड किया था याद है? इंटेलिजेंस एजेंसीज, कॉम्बैट एजेंसीज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेज। तो अगर ये इंटेलिजेंस पे आप कोई बात करेंगे ये यूज कीजिए आप। अगर आप कॉम्बैट की कोई बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इट इज आवर फोर्सेज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज दैट प्रोटेक्ट द फैब्रिक ऑफ आवर डेमोक्रेसी। सेकेंड टेम्पलेट इंट्रोडक्शन का याद है? सिक्योरिटी एजेंसी प्लस समथिंग। मान लो तुम्हारी किस्मत इतनी मस्त हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एज अ स्टेट, देश, डेमोक्रेसी, इन सब पे आगे अगर सिक्योरिटी एजेंसी का, और तुमने पहला इंट्रोडक्शन में ही ये लाइन मार दिया सीधा, अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इट इज आवर फोर्सेज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज दैट प्रोटेक्ट द फैब्रिक ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और बहुत जगह आपको सुनने में आएगा, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, कि बहुत जगह ये क्रिटिसिज्म होता है कि जो फोर्सेज है ना, फोर्सेज इस तरीके से काम करती हैं वो देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डालता है। ये आपसे हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जा सके कि डोंट यू फील कि फोर्सेज जिस तरीके से काम करती हैं, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी वाली फोर्सेज, they threaten our democracy because they are violating human rights and they are violating the fundamental rights given to the people.
तो वहां पे आप एक बात कह सकते हैं, वहां पे आप ये कोट भी यूज कर सकते हैं और इस कोट को बिना नाम लिए हुए भी आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यस सर, देयर हैज बीन एलिगेशंस अबाउट दिस। अगर इंटरव्यू की बात करी जाए तो थोड़ा थोड़ा बताया था, कुछ कुछ इंटरव्यू को लेकर के भी भाई पहुंचोगे इंटरव्यू में बहुत जल्दी, क्लियर भी करोगे। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो कि यस सर, दिस इज राइट कि देयर आर एलिगेशंस ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स and there are allegations on the forces that they violate the principles of democracy. However, we must also realize that during peace times these conversations are okay, that yes, these conversations do happen that they are violating democracy. However, in the time of crisis, these forces are the ones that protect the fabric of our democracy. पीस टाइम में ये डिबेट्स होने के अलाउंस है, ये भी डेमोक्रेसी ही है। बट अल्टीमेटली जब क्राइसिस आया है, जब इस देश में क्राइसिस आया है, उस समय इस देश को प्रोटेक्ट करके, लड़ के, दुश्मनों को बाहर करके और अल्टीमेटली पीस इंश्योर करके डेमोक्रेसी को किसने बचाया है? इन फोर्सेस ने बचाया है। और आप ये भी यूज कर सकते हैं कि हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, बट आप इससे आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो जहां भी सिक्योरिटी एजेंसी प्लस समथिंग की बात आ जाए या उसमें डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी कुछ भी हो, आप ये जरूर लिखें। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, पी चिदम्बरम साहब, अमित शाह जी से पहले होम मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट में। सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस एंड वी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट। कि एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जहां भी अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर रहे थे ना, कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है फोर्सेस में या अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज होगा। तो वहां पे ये कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं। राजनाथ सिंह जी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2014 से 19 के बीच में ये होम मिनिस्टर थे और अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये राजनाथ सिंह जी जो है सो एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी फिलहाल देखते हैं और पहले इंटरनल सिक्योरिटी भी देखते थे, दोनों के मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी इज एन ऑनगोइंग बैटल एंड वी मस्ट इक्विप आवर एजेंसीज विद द बेस्ट टूल्स। कहां पे यूज करोगे? मॉडर्नाइजेशन वाले हिस्से में, जहां भी बात होगी मॉडर्नाइजेशन की, यूज करोगे इसको। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये भी तो मॉडर्नाइजेशन की ही बात कर रहा है ना। इक्विप आवर एजेंसीज विद द बेस्ट टूल्स। बेस्ट टूल्स का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, वेपन, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे टूल्स हैं। बेस्ट टूल्स मतलब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये ऑनगोइंग बैटल है। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट ओवर, दिस इज ऑनगोइंग। फिर अब कंक्लूजन टेम्पलेट्स कुछ देख लेते हैं। तो कंक्लूजन टेम्पलेट्स में देखो क्या है। India's security agencies have been at the forefront of defending the nation from various internal actions. अब फिर से वही, ये पढ़ना तो सही नहीं है, पहले देखो कंक्लूजन। सिक्योरिटी एजेंसी का कैसा कंक्लूजन होगा भाई? हर दिन इतना बताऊंगा ना कि दिमाग में बैठ जाए। ये 3 कंक्लूजन लिखने का हमारा तरीका है। सिक्योरिटी एजेंसी में हम जो पहला बात लिखेंगे, हम क्या एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, सिक्योरिटी एजेंसीज में कुछ इनके रोल, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनका ट्रेनिंग, इनका मैंडेट, इन सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समस्या है। हाउएवर अब मोदी जी वाला भी आप यूज कर सकते हैं कि क्राइसिस के समय ये हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक को मेंटेन करते हैं, ये फोर फ्रंट पे रहते हैं देश को डिफेंड करने के लिए, और ज्यादा इफेक्टिव बनने के लिए इनमें रिफॉर्म्स के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, सो दैट ये टेक्नोलॉजी में, कोऑर्डिनेशन में, अकाउंटेबिलिटी में, ऑटोनॉमी में, इन सब में काफी ज्यादा बेटर हो, काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो और अल्टीमेटली इस देश की डेमोक्रेटिक फैब्रिक को मेंटेन करें। प्रोग्रेसिव बात कर रहे हो आप, ऑप्टिमिस्टिक हो आप इस चीज को लेकर के कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हाँ, कुछ परेशानियां ये हैं कि इनको थोड़ा और इवॉल्व करना है, इनको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेटर करना है, इनको थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करानी है इनमें, ये सब कुछ चीजें हैं। लेकिन मैं ये वाला इंसान नहीं हूं जो कह रहा हूं कि नहीं ये सब प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें इसकी बेहतरी की तरफ जाना है।
दोनों कंक्लूजन उसी, दोनों टेम्पलेट उसी तरीके का है। कंक्लूजन से आपको क्या लेना होता है हर दिन? आपको लेना है फ्रेजेस। इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स डैश इन्वायरमेंट भी तो हो सकता है। इन द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ऐसे आ जाए। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म पे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कोई बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म पे, और उसका कंक्लूजन लिख लो, उसमें नहीं लिख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है सो दैट दे रिमेन इफेक्टिव इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो अगर ये एक फ्रेज याद कर लोगे, ऐसे ऐसे की फ्रेजेस का लिस्ट बना लोगे, पढ़ते रहोगे, तो बड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा भाई। मस्ट इम्ब्रेस रिफॉर्म्स, बहुत लोग लिखते हैं रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, अरे ठीक है भाई, और एक बंदा लिख रहा है दे मस्ट इम्ब्रेस रिफॉर्म्स। अच्छा है ना। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने पेपर 2 से पहले मैंने मतलब हार्डली आई गेस सीएपीएफ के लिए, बिकॉज सिविल सर्विसेज की मैं मेन प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने थ्रू आउट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, बट 2023 में आफ्टर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन मैंने लकीली फॉर्म भरा हुआ था सीएपीएफ का, एंड उसमें आई गॉट 30 days टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ, एंटायरली 30 days मिला था। और मैंने हिम्मत भी सिर्फ इसीलिए करी थी बिकॉज पेपर 2 मेरे लिए कंसर्न नहीं था। आई न्यू कि पेपर 2 में सिर्फ बेसिक 2 दिन लगा करके भी देख लूंगा तो पेपर 2 में अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, 95 के पास आसपास आ जाएंगे मार्क्स, और आ भी गए। तो मैंने क्यों ऐसे किया था, बिकॉज मैंने उस बीच में, अगर आप सोचोगे ना कि उसमें मैंने 2 दिन क्या किया, मैंने सिर्फ ऐसे एक फ्रेज का लिस्ट तैयार किया बस, क्योंकि मुझे पता था कि कंटेंट वाला इशू मुझे नहीं है, वैल्यू एडिशन से ही मार्क्स मिले। कंटेंट तो पेपर 1 के लिए रिवाइज कर ही ना हूं मैं, पॉलिटी का टॉपिक आ जाए, इकोनॉमी का टॉपिक आ जाए, ज्योग्राफी का टॉपिक आ जाए, हिस्ट्री का टॉपिक आ जाए, सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाए, ये सारे सब्जेक्ट तो भाई पेपर 1 के लिए पढ़ूंगा ही ना मैं, तो नॉलेज तो वहां से मिल जाएगा, अल्टीमेटली तो नॉलेज मैनेजमेंट है। तो ऐसे फ्रेजेस ध्यान रखने, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन, अडॉप्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मान लो एग्रीकल्चर पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के बारे में लिखोगे, उसमें ये नहीं लिख सकते हो अडॉप्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। फ्रेजेस पे ध्यान दो। Similarly, while India's security agencies have performed commendably in handling challenges like terrorism, insurgency and cyber threats, देखो पॉजिटिव बात है ना, बड़ा अच्छा काम किया है। There is a scope for improvement in areas like coordination, accountability and technological upgradation, इसमें स्कोप है, और इन चैलेंजेस को एड्रेस करके by addressing these challenges, India can fortify its internal security apparatus, ensuring long-term peace and stability, positive, optimistic, progressive, and at the same time also accepting that yes, there is a scope for improvement. यही तो होता है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन पढ़ते ही लगेगा कि यार बड़ा जेन्युइन आदमी है, सब चीज बात कर रहा है ना, बिना मतलब के भक्ति कर रहा है कि अरे नहीं नहीं सब बढ़िया है, सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। बड़ा जेन्युइन आदमी है, बैलेंस्ड इंसान है, और ऐसे ही बैलेंस्ड इंसान की जरूरत पड़ती है ऑफिसर बनाने के लिए। कुछ वैल्यू एडिशन है, देख लेना कुछ बाद में, एक्चुअली वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ डेटा एग्जाम्पल और केस स्टडीज मिले थे तो मैंने लास्ट में ऐसे ही ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट देख लेना। रिसेंट डेटा है, डेटा को डेटा वाली जगह पे यूज करना, एग्जाम्पल जो हमने पहले देखे हैं उसमें एग्जाम्पल में यूज कर लेना, और भी एग्जाम्पल्स आप खुद से कलेक्ट करोगे ज्यादा फायदा रहेगा। केस स्टडीज भी यहाँ दिया हुआ है, अल्टीमेटली कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है, वही है पूरा लेक्चर ही वैल्यू एडिशन है। तो ये कहीं ना कहीं बात है सिक्योरिटी एजेंसी की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ग्रेजुअली, जैसे जैसे नॉलेज बेस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सो बेहतर होते जाओगे। इसमें नोट थोड़े बड़े थे बिकॉज इसमें कुछ कुछ हमें ये सारे रोल्स की बात करनी थी। अब आप देखोगे तो हमने रोल बात कर लिया, चैलेंज बात कर लिया, थ्रेट्स, क्रिटिसिज्म, वे हेड, डायमेंशन, वैल्यूएडिशन सब देख लिया हमने, तो कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक हो गया है। तो फाइन, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू सो मच।